हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पर। पॉलिटी का आज 17वां अध्याय, जिसमें विविध से है चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, आपात उपबंध और वरीयता क्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा, जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतवर्ष में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है। भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए चुनाव आयोग की आवश्यकता पड़े, इसलिए इसकी स्थापना 25 जनवरी 1951 में की गई। वे एक प्रकार से विविध अधिकार है, विधिक अधिकार बोल सकते हैं या कानूनी अधिकार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयोग यानी बोले तो इलेक्शन कमीशन में पहले एक सदस्य होते थे, बट 1993 से इसमें 3 कर दिया गया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इन तीनों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय आयोग के रूप में अंतिम बार कब अपनाया गया? तो मैंने जस्ट अभी बताया कि पहले निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक सदस्य था, वो निर्वाचन आयुक्त था। इसके बाद 1993 के बाद इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयुक्त को 3 सदस्यीय कर दिया गया। इसमें जो है 3 सदस्य, यानी इसमें 3 सदस्य कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्या घोषित करती है? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 65 वर्ष की आयु होने पर कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। तो यानी 6 वर्ष 65 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनाव आयोगों की शक्ति एवं कार्य करने की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं। प्रशासनिक, ये बिल्कुल सही है, प्रशासनिक शक्ति भी है कार्य करने की। नेक्स्ट है कि सलाहकारी, ये भी बिल्कुल सही है। फिर न्यायिक, तो ये गलत है, न्यायिक शक्ति नहीं है। फिर है अर्ध न्यायिक, ये बिल्कुल सही है। तो यानी ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन चुनाव आयोग के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, है बिल्कुल सही है। जो चुनाव आयुक्त का कार्य होता है वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन के समय दलों या उम्मीदवारों को आचार संहिता निर्मित करना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संसद सदस्यों को निर्भरता से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना, ये गलत है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्भरता से संबंधित मसलों पर मुख्यमंत्री को सलाह देना, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत चुनने बोला था तो 4 और 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 4 5 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व हेतु अनुदान देने की अनुशंसा करता है? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में, राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? चलिए देखते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है, यह संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। निम्नलिखित में कौन से वित्त आयोग के कार्य नहीं है? नहीं है के बात बोल रहा है। चलिए देखते हैं। मैं इससे पहले बता देता हूं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है या बोले तो सलाहकारी निकाय है। चलिए देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण वित्त आयोग का कार्य है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि
सहायता अनुदान हेतु राज्य के आवेदन पर विचार करना, ये भी बिल्कुल सही है। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि संघ एवं राज्य सरकार बजट के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा रिपोर्ट देना, ये बिल्कुल गलत है। तो यानी गलत चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। चलिए देखते हैं। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करती है एवं आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पहले भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं एवं अध्यक्ष एवं जो अन्य सदस्य होते हैं उनका शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये गलत है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की चर्चा की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी 134 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था है, तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिकोत्तर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन नीति आयोग से संबंधित नहीं है, नीति आयोग से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। आप लोग जानते होंगे कि योजना आयोग को बंद कर नीति आयोग लाया गया है। यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है और इसका जो अध्यक्ष होते हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, मैंने अभी बताया। इसका गठन 2015 में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, यानी गलत चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत किन किन आपात उपबंधों में चर्चा की गई है। तो आप लोग जानते होंगे कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, चर्चा किया गया है। पहला है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान किया जाता है। और दूसरा जो है वो अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसमें संवैधानिक तंत्र राज्य का विफल हो जाता है उसके दौरान। और लास्ट है तीसरा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल बिल्कुल सही है। सैन्य आपात ये बिल्कुल गलत है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 ए बी और डी, यानी ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 में किन परिस्थिति में की जाती है। तो बोल रहा है कि अनुच्छेद 352 में किन परिस्थिति में लागू की जाती है। तो मैंने अभी बताया कि युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या वाह आक्रमण के दौरान यह लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, युद्ध, वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि पर क्या असर होता है। तो चलिए देखते हैं। लोकसभा की अवधि किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष कब तक रखा जाना आवश्यक है। तो 1 माह तक रखा जाना आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में वरीयता क्रम में कौन क्या है उसके अनुसार दर्शाया जा रहा है। वरीयता क्रम पूछ रहा है, यानी वरीयता क्रम केंद्र एवं राज्य सरकार में विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके पद से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा राष्ट्रपति,
इसके बाद उपराष्ट्रपति, और इसके बाद प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति और फिर मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटुंब की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि वर्तमान की बात कह रहा है कि वर्तमान में कौन क्या है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। इसका हो जाएगा सुनील अरोड़ा। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी हाल में इनके सिंह जो है उनको बनाया गया था, इनके सिंह को। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, हो जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नीति आयोग के बोले अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा अमिताभ कांत। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत वित्त आयोग अपनी अनुशंसा करता है? तो करता है अनुच्छेद 281 के दौरान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में वर्णित है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद भाग 15 अनुच्छेद 324। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।